नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे प्यारे भाई, कैसे हैं। अगर आपने वीडियो खोली है तो आप रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 अंडर ग्रेजुएट या 12th लेवल का पेपर देने जाओगे मेरे भाई। इसमें गणित के 35 सवाल, रीजनिंग के 35 सवाल और जीके के 50 सवाल आएंगे। और गणित के 35 सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसमें मैक्सिमम स्कोर किए बिना आपका सिलेक्शन संभव ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये गणित के 35 सवाल वही पूछे जाएंगे जिन्हें रेलवे पहले भी 20-20 बार पूछ चुका है। कुछ भी नया नहीं आने वाला है मेरे भाई। टीसीएस आपका पेपर करवा रहा है। टीसीएस ने अभी लेटेस्ट एग्जाम में जो जो सवाल पूछे थे, जो जैसे सीबीटी 1 में पूछे थे, ग्रेजुएट की सीबीटी 2 में पूछे थे, वही सेम माल आपको फिर से चुपका दिया जाएगा मेरे भाई। तो जिन बच्चों का भी एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2 का पेपर है, उनको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी मेहनत का पूरा पक्का फल आपको मिले और आप जरूर सफल बने अगर आपने मेहनत करी है। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमने भी कम मेहनत नहीं करी बच्चों आपके लिए। हमने आपको प्यारे दोस्तों बहुत कुछ पढ़ाया है। और आज भी मैं एग्जाम में जाने से पहले आपको प्यारे दोस्तों, जैसा आपका कल पेपर आने वाला है, बिल्कुल उसी लेवल का 35 सवालों का एक सेट सॉल्व करवाने वाला हूं। और डायरेक्ट इससे कई सारे सवाल आपको पेपर में दिखेंगे। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनम्र विनती है, मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूं, प्लीज अगर किसी बच्चे ने ना करी हो, रिक्वेस्ट है मेरे भाई को कि कहीं और उपलब्ध नहीं है, इसको जरूर पढ़ के जाए। इससे एक भी सवाल बाहर आ जाए तो बता देना, मैं मैच करवा दूंगा। हमारे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे 2024-25 लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ये प्लेलिस्ट रेलवे की सबसे खतरनाक प्लेलिस्ट है पूरे ब्रह्मांड में। इसमें मेरे प्यार में जो अभी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ तो उसके मैंने बेस्ट 30 सवाल करवा रखे हैं। 1 घंटे की क्लास है, प्लीज इसको जरूर देख के जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है। आपका जो सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, ग्रेजुएट लेवल का भी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसके टॉप 100 सवाल की 2 सेपरेट वीडियो मैंने यहां पे बना रखी है, इसको जरूर देख के जाओ। पूरे ये ना 50-50 शिफ्टों का निचोड़ है मेरे प्यारे भाई इन वीडियोस में, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे देख चुके हैं, इनको जरूर करके जाओ, क्योंकि नया तो कुछ आना नहीं। इन तीनों वीडियो से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा मेरे भाई, एक भी जो आ जाए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई। आज का टेस्ट मैंने मॉडरेट लेवल ही रखा है, पेपर भी आपका मॉडरेट ही आएगा। और अगर आप इस टेस्ट में 35 में से 30 या उससे ज्यादा सवाल ठीक बना पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर दिशा में है कि नहीं बच्चों। शुरू करते हैं प्यारे भाई। और मैं आपको बताऊं, ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 2 का पेपर हुआ था वो सीबीटी 1 से हल्का था। कहीं ऐसा भी यहां खेला ना हो जाए, ठीक है ना मेरे भाई। इसलिए वो जो 3 वीडियो ना, इनको चाट के जाओ पूरी तरीके से, दिमाग में फिट करके आ जाइए जी। पहला सवाल आपके सामने खुलता है, बताओ एक जिले की जनसंख्या 3,80,000 है, जिसमें से 2,09,000 तो केवल पुरुष हैं। 44% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, 71% मेल्स लिटरेट हैं। तो आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, पढ़ी लिखी महिलाएं, शिक्षित महिलाओं का परसेंटेज कितना है। समझ में आ गया सवाल। तो ये सवाल एलिगेशन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, डेविएशन भी लग जाएगा। देखो, आप पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के परसेंटेज पे एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन लगाने से रेशियो क्या आएगा, मेल और फीमेल की संख्या का, ठीक है बच्चों। एक जिले में टोटल कितने लोग हैं भाई, 3,80,000। उसमें से पुरुष कितने, 2,09,000। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आप इनका अनुपात ले लो। देखो 3 जीरो कट जाएगा, फिर किससे कट रहा है बच्चों, 19 से कट रहा है ना। 19 दूनी 38 और 19 से 2 शून्य कटता है 11 बार। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर जिले में टोटल 20 लोग हैं तो 20 में से पुरुष कितने हैं, 11। तो यानी कि महिलाएं कितनी हैं, तो मेल फीमेल की संख्या का अनुपात कितना है, 11:9। सवाल के अनुसार 44% जनसंख्या पढ़ी लिखी, यानी कि मेल प्लस फीमेल मिलाकर कितने पढ़े लिखे हैं, 44%। पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 71%। पूछा क्या है, महिलाएं कितनी प्रतिशत साक्षर हैं। एलिगेशन का सवाल है, बताओ कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, 71 में से 44 घटाएंगे क्या आएगा, 27%। तो 9 की वैल्यू 27% हो गई, यानी कि 3 गुना।
तो 11 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 3 गुना, यानी कि 33%। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे खुद बताओ, ये मीन वैल्यू 44 से बड़ा है 71, तो यहां 44 से छोटा आएगा बेटा महिलाओं का परसेंटेज। कितना अंतर आना चाहिए, डिफरेंस 33 आना चाहिए, तो 44 में से 33 घटाइए 11%, तो मात्र 11% ही महिलाएं क्या हैं, आंसर क्या है, डी ऑप्शन। समझ में आया? ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसी तरीके से आप करना, 10 सेकंड के भीतर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। कोई बच्चे नहीं है कॉन्फिडेंस में, पेपर ठीक नहीं जा रहे हैं रेलवे के, यानी कि तैयारी बेहतर नहीं है। रेलवे वाले बच्चों साल 2026 आपका ही है, क्योंकि रेलवे में नौकरियां हैं, सबको पता है, जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा, बहाने मारने वाले सब है, लेकिन फैक्ट है ये, मेहनती बच्चे सिलेक्शन लेंगे रेलवे में। अगर किसी बच्चे ने रेलवे की तैयारी नहीं करी और केवल मुंह उठा के पेपर देने चला जाता है, तो भैया एक बार ढंग से पढ़ लो, टाइम देके, ज्यादा नहीं, रेलवे 4-5 महीने की केवल मैक्सिमम तैयारी चाहिए। रेलवे फाउंडेशन बैच अब तो 999 का भी नहीं, हमने कम ऑफर में, कम फीस में आपको बैच एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, चारों ही सब्जेक्ट, मैं पूरा गणित पढ़ाने लग रहा हूं, और रेलवे के सारे सवाल लेटेस्ट हम आपको करा रहे हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। सारे कॉन्सेप्ट की पीपीटी बना के कम टाइम में हम आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देते हैं, ठीक बच्चों। तो आप इस बैच को ज्वाइन करो, पढ़ो बेटा मेहनत से, क्योंकि पढ़ने से ही होगा। आइए दूसरा सवाल त्रिकोणमिति का है, साइन ए प्लस कॉस ए कितना है बच्चों, 4/3। तो आपसे क्या पूछा है, tan a प्लस कॉट ए, समझ में है ना, ये बहुत फेमस सवाल है भैया। देखो tan a प्लस कॉट ए, पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan a प्लस कॉट ए, शॉर्ट में लिखा करो, tan a प्लस कॉट ए बराबर होता है 1/sin इंटू कॉस ए, 1/sin इंटू कॉस ए। साइन को ऐसे लिखा करो, कॉस को सी, ज्यादा मत जो, ठीक है भैया। तो tan a प्लस कॉट ए बराबर 1/sin इंटू कॉस ए। तो आपको क्या निकालना है सॉल्व करने के लिए, साइन इंटू, लेकिन सवाल में दिया क्या है, साइन प्लस, तो साइन इंटू कॉस कैसा आएगा, आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी स्क्वायर करो। भाई साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर राइट साइड में 4/3 का स्क्वायर 16/9। तो 2 साइन ए कॉस ए क्या आ जाएगा, 16/9 में से 1 घटा दूंगा, 16/9 -1 यानी कि 7/9। तो साइन इंटू कॉस कितना आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, 7/2 नाम 18। साइन इंटू कॉस की वैल्यू क्या आएगी, 7/18। आपसे क्या पूछा है उल्टा, 1/sin इंटू कॉस, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/7। यानी कि ये भी 10 सेकंड से ऊपर का सवाल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ये तरीका है, शॉर्ट में लिखा करो, मजा आया ना। ऐसी लीजिए, ये देखिए एवरेज स्पीड का सवाल आने के आपके पेपर में बहुत चांसेस हैं। वसीम 234 किलोमीटर पर आवर की यात्रा 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अगले 441 किलोमीटर 49 की स्पीड से, उससे अगले 488 किलोमीटर 61 की स्पीड से तय करता है। पूरी जर्नी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल आपको बतानी है। औसत चाल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। कुल चली गई दूरी, वसीम कितनी दूरी जा रहा है, 234 किलोमीटर ये गया, प्लस ये कितना गया, 441 किलोमीटर की दूरी ये गया, प्लस ये कितनी दूरी है, 488 किलोमीटर की दूरी ये गया। ये कुल चली गई दूरी है बटे कुल टाइम। कुल टाइम कितना लगा, टाइम आपको निकालना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 234 किलोमीटर जाएगा 78 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 234/78 यानी कि 3 घंटा, प्लस यहां 441 किलोमीटर जाएगा 49 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 441/49 यानी कि मेरे भाई कितना, 9 घंटा। बोलो, यहां जाएगा 488 किलोमीटर 61 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे। 488/61 8 घंटे, यानी कि कुल डिस्टेंस उतने कितनी चली है, 4 1 5 8 13 और 3 3 1 4 4 8 8 16, 2 1 3 4 7 4 1163 किलोमीटर। कितना टाइम लगा मेरे प्यारे भाई, 20 घंटे लगा। यानी कि एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड ही तो करना है। बताओ क्या आ जाएगा डिवाइड करके, है भाई, ये वाला आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। 1163/20, 116 या 58 हो गया, और ये मेरे प्यारे भाई यहां पे दशमलव लग जाएगा 58.15, ठीक है जी।
बहुत बेसिक से सवाल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर चौथा, रेलवे एनटीपीसी के पेपर का बताइए। 2.5 रेशियो 40.6 और बीच में क्या आ गया मेरे भाई, प्रिपोर्शन का साइन आ गया समानुपात का, 40.6 रेशियो एक्स है। तो आपको क्या बताना है जी, एक्स का मान। तो भैया कभी भी इस तरह का सवाल आए तो कैसे करिएगा, हमेशा बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा क्या होगी, बराबर। समझ में आया ना। तो बाहर वालों की गुणा क्या आएगी, 2.5x, और अंदर वालों की गुणा 40.6 गुणा 40.6 यानी कि 40.6 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत, x की वैल्यू आपसे पूछे ना तो 2.5 कहां आ जाएगा, बटे में। ठीक है भाई, यानी कि मेरे को ये कैलकुलेशन करनी है और ये कैलकुलेशन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आंसर तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो भैया सबका यूनिट डिजिट तो अलग अलग है, 2, 7, 5 और 4। तो मेरा फोकस क्या रहेगा, केवल इकाई अंक पता करने पे। नीचे 2.5 है, 2.5 चौका क्या होता है, नीचे ना जीरो बनाने की कोशिश करो, 25 चौका 100, 2.5 चौका 10। अगर आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दोगे ना, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, तो नीचे 10 हो गया है। और 10 से भाग करने का मतलब है 4 को 10 से भाग दोगे तो कितना आ गया, पॉइंट हो गया। केवल इकाई अंक देखो, यहां देखेंगे 6 का वर्ग क्या आएगा, 36 का 6, यहां एक 4, तो 6 चौक, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा एंड में, कौन सा ऑप्शन हुआ। समझ में आया ना बच्चों, क्लियर है। तो हमेशा ऐसे सवाल ऑप्शन से बनाने की कोशिश करिए। सवाल नंबर 5 एनटीपीसी का, 18,750 की धनराशि एक वार्षिक ब्याज दर पर 2 साल में कितनी हो जाती है, 25,230 रुपए हो जाते हैं। ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। कुछ है सवाल में, 18,750 रुपए का प्रिंसिपल 2 साल में कितना अमाउंट बन गया, 25,230 रुपए। ये पैसा हो, आपका पैसा इतने गुना हो गया 2 साल में, तो आपका पैसा हर एक साल में कितने गुना हो रहा है, क्या कर लीजिए इसका अंडर रूट। ठीक है ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर जीरो तो हट ही गया, और किससे कट रहा है फिर, ये 3 से साफ साफ कट रहा है, 625 और ऊपर से 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 841 का अंडर रूट 29, और नीचे 625 का अंडर रूट 25, यानी कि हर एक साल में आपका पैसा 29/25 गुना हो जाएगा। 25 इन्वेस्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपको ब्याज कितना मिलेगा, 25 पर 1/25 4%, 4/25 4 गुना, तो ब्याज की दर क्या है, कौन सा ऑप्शन हुआ जी, है कि नहीं। आइए सवाल 6, रेलवे के पेपर का पूछा हुआ भाई साहब, बहुत 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 ज्यादा जरूरी सवाल है। और मैं आपसे, क्योंकि ये 35 सवाल में करा सकता हूं, इतना ही आप देख पाओगे। ये जो यहां पेपर जो हुआ था ना अभी, एनटीपीसी सीबीटी 2 का ग्रेजुएट लेवल का, अब आप तो अंडर ग्रेजुएट लेवल का देने जाओगे, प्लीज ये जाके सवाल जरूर कर लो, ठीक है ना। ये रही वीडियो, ठीक है। आ जाइए, 29%, 18%, 9% की लगातार छूट के बराबर सिंगल छूट क्या होगी, और आंसर दशमलव के 2 स्थान तक है लगभग। जब लगभग आंसर है तो यूनिट डिजिटल सम जैसे फर्जी तरीके नहीं लगेंगे, यहां पर करना ही पड़ेगा। और ऑप्शन देखो काफी नजदीक है, 1-1% का ही फर्क है। तो ऐसा नहीं कि हवाबाजी में अप्रोक्सीमेशन लगा लोगे ना। इनका जो है नेट डिस्काउंट निकालना है, क्या तरीका है, पहले तीनों को जोड़ो, x + y + z, 29, 18, 47 और 9 56, ठीक है ना सचिन, माइनस फिर 2 की गुणा, 2 की गुणा करेंगे, 29 गुणा 18 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 540 से 18 कम 522, ठीक है बच्चों, 2 गुणा करो, 18 निम्मा 162, और ये कितना आ जाएगा 29 निम्मा यानी कि 261। 2 की गुणा करके जोड़ लीजिए प्यारे दोस्तों, कितना आ गया, 6 14 4 और ये 5 1 6 7 2 9 945। 2 की गुणा करके जोड़ा 945, 945 को 100 से भाग करेंगे 9.45 प्लस, फिर आगे क्या करना है, तीनों की गुणा बटे 10,000, तीनों की गुणा बटे 10,000, ठीक है ना। देखो ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी, इसको आप अप्रोक्स कर सकते हो यहां तक, क्योंकि आंसर काफी नजदीक है, मैंने एग्जैक्ट लिया है। तीनों की गुणा करूंगा मेरे भाई तो क्या आएगा, जैसे 29 गुणा 18, 29 गुणा 18 लिखा 522, 522 का 9 गुना, 500 का 9 गुना 4500, थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा 4700 आ जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं आएगा मेरे भाई। तो लगभग कितना आ जाएगा 4700, 4700 को किससे भाग देंगे,
10,000 से, तो क्या आ जाएगा पॉइंट, ये आगे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर ये परसेंटेज, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, ठीक है ना बच्चे। अब आप मुझे बताना क्या आएगा जी, ये देखो ये माइनस से प्लस है, तो -0.45 प्लस 0.47 अप्रोक्स कट गया, यानी कि अप्रोक्स 56 - 9 कितना आ जाएगा आपका आंसर, 47% के बहुत करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है, पहला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है जानबूझ के ऐसा, ये तो फिर भी सवाल बहुत दूर, बहुत नजदीक ऑप्शन देता है आजकल एग्जामिनर। आइए, यदि कौटे बराबर 5/12 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बनाओ। कौटे बराबर 5/12, देखो सवाल को अगर आप देखोगे यहां कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, यहां सेक और कोसेक ही है ऊपर नीचे। आप बोलोगे हाँ सर, देखो कॉट का मतलब क्या होता है बताओ, कॉट का मतलब कोसे बटे साइन है बच्चों, कॉट का मतलब क्या होता है, कोसे बटे साइन है। लेकिन इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1/sin कोसेक हो गया, और कोस का मतलब 1/sec, कोसेक बटे सेक बराबर कितना आ गया 5/12। तो कोटे का मतलब कोसेके बटे सेके भी होता है, समझ में आया ना। ये सवाल एक्चुअली में त्रिकोणमिति का है ही नहीं, ये सवाल तो बच्चों आपका क्या है, रेशियो का है, सही है। ये सवाल किसका है, रेशियो का। यहां क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है, आप कोसेक की जगह 5 रख दीजिए और सेक की जगह क्या रख दीजिए 12, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई 12 - 5 7, और नीचे क्या आ जाएगा भैया, कोसेक सेक की जगह 12, कोसेक की जगह 5, 12 5 17, यानी कि √7/17 और माइनस का √17/7। बताओ बात समझ में आ गई, ये करना है। और दिस इज सिंपल मेरे भाई, नीचे क्या आएगा 17 7 119 √100, और √7 के √7 में गुणा 7, √17 गुणा √17 17, 7 - 17 -10 कोई तकलीफ समस्या नहीं है ना। आगे चलें, अगला सवाल, सवाल नंबर है 8, एनटीपीसी का ही है। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में प्रोडक्शन 20% कम हो जाता है। ओरिजिनल प्रोडक्शन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों को यानी कि वर्किंग आवर्स को कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। बहुत फेमस सवाल है, एक स्टेप में सॉल्व हो जाता है। बताइए क्या आपने प्रीवियस ईयर में सवाल देखा, कई बार आया है ये। ध्यान से देखो, एक फैक्ट्री में लोग कम हो गए, इससे प्रोडक्शन 20% कम हो गया, यानी कि लोग भी 20% कम हो गए होंगे। जितने लोगों की संख्या कम होगी मेरे भाई उतना फैक्ट्री में सामान कम बनेगा, यानी कि प्रोडक्शन 20% कम हुआ है। 20% 1/5 होता है, यानी कि लोगों की संख्या अगर पहले 5 थी तो अब 5 से 4 हो गई। लोग अगर पहले काम 5 कर रहे थे अब 4 हो गए। अब भैया सामान तो कम बनेगा, लेकिन फैक्ट्री का मालिक ये चाहता है कि भैया फैक्ट्री में उतना ही सामान बने, उतना ही प्रोडक्शन हो जितना ओरिजिनली पहले होता था, ओरिजिनल प्रोडक्शन को वापस लाना है। तो भैया अब लोग तो कम हो गए, तो क्या करो, कम लोगों से ज्यादा काम कराओ, यानी कि इनके वर्किंग आवर्स बढ़ा दो। तो वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे उल्टे अनुपात में, रिवर्स रेशियो में। वर्किंग आवर्स 4 से 5 कर दो, यानी कि वर्किंग आवर्स कितने बढ़ा दो 1/4, दैट मीन 25%। ये आंसर है, उल्टा रेशियो करना है और कुछ नहीं। 9वां, 65 का 65% 55 के 3/5 से कितना अधिक है। ऐसे सवालों से आपका पेपर भरा हुआ है। 65 का 65% आप समझते हैं, 65 का मतलब गुणा 65%, ये कितना ज्यादा है किससे, 55 के 3/5 से, का मतलब गुणा होता है 5 से 55 11 बार, 11 3 33। ये बताओ, अच्छा 65 का 65% क्या रहे हो, 65 की गुणाई तो करनी है, 65 गुणा 65 का वर्ग, 65 का वर्ग क्या आता है 65 का स्क्वायर। 6 से अगला नंबर जो है मेरे प्यारे भी वो क्या है 7, यानी कि 42 25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, परसेंटेज मतलब बटे 100, तो 42.25 आएगा। उसमें से आप 33 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 9.25। इस सवाल का आंसर है खटाक से डी ऑप्शन। ठीक है, आइए सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10 बनाओ। दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 80% ही रजिस्टर वोटर्स ने वोट डाला, 2% वोट इनवैलिड पाए गए। विनर को वैलिड वोटों का 52% मिला और 1568 वोटों के डिफरेंस से चुनाव विनर जीत गया। कुल कितने वोटर रजिस्टर थे, यह सवाल है।
ये सवाल एक ही स्टेप में एक ही लाइन में सॉल्व होगा मेरे भाई। देखो मान लो टोटल n वोटर थे, चुनाव में कुल n वोटर थे, कितने लोगों ने वोट डाला 80%। 80% यानी कि 4/5 डाले गए वोट है। अब जितने वोट डाले उसमें से 2% तो खराब ही हैं, 2% यानी कि 1/50। 50 में से एक वोट इनवैलिड है, तो वैलिड कितने 49, यानी कि आपके सामने लिखा है वैलिड वोट। अब जो कैंडिडेट जीता है उसे वैलिड वोट का 52% मिला। जीतने वाले को अगर वैलिड वोट का 52% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा वैलिड वोट का 48%। 100 - 52, तो जीता कितने वोटों से है वैलिड वोट के 4% के डिफरेंस से जीता। और वैलिड वोट का 4% यानी कि 1/25, इतने वोटों के अंतर से जीता। और जीत कितने वोटों से रहा है 1568। तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये कल होना चाहिए, बताओ कितना चाहेगा 49 तिया 147, ठीक है, और 49 दूनी 98, 4 से 32 चला गया पूरा का पूरा 8 बार। तो एन कितना आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है 25 अट्ठे 200 और ये 50 पंजे 250, यानी कि 250 गुणा 200, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये क्या आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, आगे चलें। अगला सवाल है, सवाल नंबर आपके सामने 11, बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके आप आगे लिख लो सवाल के आगे, ठीक है ना। किसी वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 5/14 पर बेचने पर हितेश को 25% का लॉस होता है। अगर उसी वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 58% पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट क्या होगा। सबको सवाल पढ़ने में आ रहा है, समझ में। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, लागत मूल्य पे। लागत मूल्य क्या होता है 100%। आप एक वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 5/14 पर बेचते हो, 5/14 तो बटे 14 आ रहा है। तो कभी भी ऐसा सवाल है, आप मान लो कि माना वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो 14 है। क्या बच्चों, माना वस्तु का एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 14। तो 14 को आप वस्तु को बेचते हो सेलिंग प्राइस के 5/14 यानी कि 5 में। अगर आप 5 में बेचते हैं तो 25% लॉस होता है। 100% पे 25% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में 75% में, यानी कि 15 गुना। बोले अगर उसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 58% पे बेचेंगे तो लाभ। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है 14 का 58% कितना आएगा, 14 का 50% तो 7 है, और 14 अट्ठे 112 यानी कि 1.12, यानी कि क्या आ गया 8.12। बताओ, यानी कि अगर आप सामान को 8.12 में बेचोगे तो कितने परसेंट में बिकेगा, ये भी 15 गुना आएगा, ठीक है ना। देखो 15 की 8 में गुणा करो 120, 15 की 12 में करो 180, दशमलव लगा दो 1.8, 120 और 1.8 क्या आ गया 121.8%। यानी कि 100% के लागत मूल्य का सामान कितने में बिक गया 121.8% में बिका। तो जो 21.8% एक्स्ट्रा में बिका वही क्या है आपका प्रॉफिट। और ये मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता दी 10 सेकंड में, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। बाकी आप यूनिट डिजिट वगैरह भी मैच कर सकते हैं। सवाल नंबर 12 या इसमें से सवाल आपको पेपर में मिलने चाहिए। और भैया जो मैंने आपको 3 वीडियो बताई देख के जाना जरूर। करो, सरल करना है। 1 + कॉट स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 1 + कॉट स्क्वायर तो सीधा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर है। और ये क्या 1/कॉट स्क्वायर क्या होता है, अरे ये क्या हुआ 1/कॉट स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर है। तो ये 1 + tan स्क्वायर क्या है 1 + tan स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर है, ये होना चाहिए ऑप्शन में है। ये एक फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर, प्लस का मल्टीप्लाई में बदल जाता है, लिख लीजिए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर गुणा सेक स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला ये बताइए प्यारे दोस्तों, यहां पर 13 करिए। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 44% अधिक रखता है, इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। वस्तु पे लाभ कितना होता है 67 रुपए का उसको लाभ होता है। तो आपसे क्या पूछा, पंखे का अंकित मूल्य एमआरपी पूछा है,
ठीक है भैया, कर लोगे। देखो सवाल का डेटा बहुत आसान है, 100 मान के भी हो जाएगा, रेशियो से भी हो जाएगा, फॉर्मूला हर तरीका कामयाब है। एक दुकानदार पंखे का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखता है? 44%। मान लो जैसे पंखे का सीपी 100 है, तो मार्क प्राइस कितना रखा गया है? 100 से 44% ज्यादा, यानी कि 144। 144 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, 144 का मल्टीपल भी वैसे आंसर आपका होना चाहिए। अच्छा, कितनी छूट देता है 25% की? 144 का 25% क्या होता है? 1/4, 36। 144 पे 36 की छूट देगा तो बिकेगा कितने में? 144 पे अगर आप 25% का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 36 की छूट दे दी 108 में बिकेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है? 100 के सीपी का सामान कितने में बिका, यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? और प्रॉफिट हुआ कितना है? 67 रुपए। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 67 रुपए। आपसे क्या पूछा है? मार्क प्राइस 144 की वैल्यू। 144 क्या है? 8 का 18 गुना, 18 अट्ठे 144, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू अगर 67 रुपए है तो 144 की वैल्यू निकालने के लिए 18 से क्या कर देंगे? गुणा, यही आ जाएगा, ठीक है ना? 7 अट्ठे 56, एंड में 6, ये आंसर है। लीजिए 14 4200, ठीक है ना? 42,100 रुपए को एबीसी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना है, ये बराबर है, ठीक है ना बच्चे? तो आपसे क्या पूछा? ए का हिस्सा कर लेंगे, कुछ भी दम नहीं इस सवाल में। 42,100 रुपए को बांटना है, लेकिन किस तबीयत से बांटना है? ए के हिस्से का 8 गुना बराबर बी के हिस्से का 3 गुना, और बराबर क्या आ जाएगा? सी के हिस्से का 6 गुना, ये तीनों बराबर है। ये सवाल बेटा तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको एबीसी का क्या पता चलेगा? रेशियो। और एबीसी का रेशियो पता करना है, कई सारी टेक्निक है। 8 3 6 का एलसीएम क्या होता है? 24। मैंने मान लिया कि माना है किसके बराबर है? 24 के। तो 8 है 24 से ए का मान क्या आ जाएगा? बी का मान क्या आ जाएगा? 8। 6 सी 24 से सी का मान 4। ये एबीसी का क्या आ गया? रेशियो। ए का हिस्सा पूछा है मेरे भाई, क्या आ जाएगा? 3 का मल्टीपल, ये चेक कर सकते हैं ऑप्शन में। अदरवाइज ए का शेयर क्या आएगा? 3। आउट ऑफ टोटल कितना आ गया? 3 8 11 4। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, यानी कि 1/5, यानी कि ए का जो शेयर रहेगा वो क्या आएगा? 42,100 रुपए का 1/5 आएगा, है ना? तो ये कितना आ जाएगा फिर? ये ऑप्शन आ जाएगा 42,000/5, 8400, 100/5 20, 8420 रुपए, ठीक है ना भाई? चलो सवाल नंबर 15 एनटीपीसी का। वह सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी है जिसे 3 5 7 और 9 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आता है? 1 3 5 और, यही सवाल है। बहुत सारे सवाल आते हैं एसएससी रेलवे में, आप ही के पेपर का सुनो, सॉल्व मत करने लग जाना। सबको पता है कि इनका एलसीएम अगर आप लोगे मेरे भाई, लेकिन हमारे पास ऑप्शन मुंह भुगाने के लिए नहीं दिए, उनका इस्तेमाल करो। हमें वो संख्या चाहिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसे 3 5 7 9 से भाग करने पर ये शेषफल बचे। सबसे फेमस नंबर क्या है कैलकुलेशन के लिए? 9। 9 से भाग करने पर कितना शेष बचना चाहिए? अगर किसी संख्या को 9 से भाग करके 7 शेषफल बच रहा है, यानी कि उस संख्या के अंकों का योग डिजिटल सम क्या आएगा? ये तो 9 का नियम है, यानी कि आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 7 हो। ये 9 कट जाएगा, 8 8 16 कितना आ गया? ये आंसर हो सकता है। अच्छा, ये 6 8 14 5 19 के अंकों का योग 1, ये 9 हट गया, इसका 8, ये हट गया मेरे प्यारे भाई, 8 3 11 यानी कि 2। क्या आंसर हुआ? ए ऑप्शन हो गया। तो हमेशा ऑप्शन से ही बनाना बच्चों ऐसा सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 16। ए 13 दिन में कोई काम कर सकता है, बी 24 दिन में, ठीक है भाई? सवाल यह है कि 5 दिन तक क्या करते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा, यही सवाल है। देखो बच्चों, बहुत से बच्चे यहां पे एलसीएम लेने लगेंगे, देखो उसकी भी जरूरत नहीं है। ए किसी काम को 13 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? क्योंकि आपको यहां पे फ्रैक्शन में आंसर बताना है, तो फ्रैक्शन में कैलकुलेशन कर लो डायरेक्ट, क्यों एलसीएम लें? ए 13 दिन में काम करता है, पूरा एक दिन में करेगा 1/13। बी काम 24 दिन में करता है, बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? ये
दोनों मिलकर साथ में 5 दिन तक काम करते, 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 से गुणा, ये काम हो चुका, लेकिन पूछा कितना बाकी रह जाएगा। टोटल काम क्या होता है 1, 1 में से इतना काम डन है, तो कितना काम बाकी है, दैट्स इट। कोई तकलीफ, आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो नीचे तो ऑप्शन खुद ही बता रहे हैं कि एलसीएम 312 आएगा, है कि नहीं बच्चों। तो 13 एकम 13 दूनी 26 और 5 24, अच्छा 24 ही हो जाएगा ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा भाई, 24 प्लस 13, 24 प्लस 13 37, 37 पंजे 185, 1 माइनस ही आ गया, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा 7। ये आंसर नहीं है, ये नहीं है भाई। 312 में से क्या घटाना है, ऊपर 185, तो घटाने पर क्या आएगा मेरे भाई, 15 और 127 आ जाएगा ना। आप बोलोगे आंसर 127, तो कौन सा, ये वाला नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हुआ, ठीक है ना बच्चों। आगे चलें, 17वां सवाल, दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या है, 2740। क्या पूछा है बच्चों सवाल में आपसे, संख्याओं का योग, यही सवाल है। अगर आपको ये सवाल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याएं लगातार है, इवन नंबर, यानी कि एक एक्स है तो अगला एक्स प्लस 2 है, आप इनके वर्गों का योग करो, एक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करो, मुंह फुकाते रहो अपना, कुछ फायदा है ऐसे। सवाल में दिया है मेरे भाई ऑप्शंस, दो लगातार, हर एक सवाल होगा ऐसा नहीं, इसी में हर एक, कोई भी 100 सवाल आ रखे कम से कम सारे होंगे ऐसे जो मैं बताऊंगा। लगातार नेचुरल नंबर है, इवन नंबर, उनके वर्गों का योग कितना है 2740, तो दो संख्याओं को जोड़ के आ रहा है 2740। भैया आप ना इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा इसका आधा, 1370 है बच्चों, 1370 आ जाएगा भाई। दो लगातार इवन नंबर हैं, उनका पहले वर्ग करते हैं फिर जोड़ते हैं, जब जोड़ के 2740 आता है दो संख्याओं का, तो पहले आप इसको आधा करो 1370। 1370 के आजू में और बाजू में कौन से इवन नंबर का स्क्वायर आता है, 1370 के आजू में और बाजू में बताओ क्या आवे है, बताइए। 40 का वर्ग तो 1600 होता है, 36 का वर्ग 1296, 36 और 38 आ गया, 36 और 38 आ जाएगा मेरे भाई, बताओ 36 का वर्ग कितना है 1296, 38 का वर्ग कितना है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाल लो मेरे भाई 1344, क्लियर है भाई। 50 से 12 कम 144, और ये आप 26, ठीक है नहीं 1444, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 1444 आ गया, कोई दिक्कत। और आप इनको जोड़ो, क्या आ रहा है जोड़ के, 1200, 1400, 2600, 96 और 44 हो गया 140, यानी कि 2740 आ गया जोड़ के। बताओ फिट हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि संख्याएं क्या है, इससे बेहतरीन टेक्निक पूरी दुनिया में बनी है करने की, ठीक है ना। कोई भी सवाल आए ऐसे ही होगा, इस भाई ऐसा तो है नहीं कोई रैंडम नंबर ले लिए होंगे, नंबर नजदीक के इवन नंबर दो का ही गैप है, उनको इस लगातार है, उनके वर्गों को जोड़ते 2740 होता है, तो आधा कर लो 1370। तो संख्याएं ऐसी होंगी जिनका वर्ग 1370 के आसपास हो, आसपास मतलब एक आजू में एक बाजू में, वो ढूंढ लिया मैंने, 36 और 38 है, और इनका योग कितना आ रहा है, समझ में ना बात। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये करिए। सवाल नंबर आपके सामने है 18, करें सचिन, ये तो एज का सवाल है। प्रिया की वर्तमान एज के दुगुने और जया की वर्तमान एज का योग कितना है 48 साल। संजय की उम्र प्रेजेंट में जया की एज से दुगुना है, मोहित की प्रेजेंट एज प्रिया की एज से 4 वर्ष अधिक है। संजय और मोहित की प्रेजेंट एज का योग कितना है 46 साल। प्रिया और जया की प्रेजेंट एज का योग क्या है, ये सवाल है बेटा, ठीक है। देखो सवाल ये है, प्रिया की प्रेजेंट एज का दुगुना और जया की प्रेजेंट एज का योग कितना है जोड़ के 48, यही है। ये आपको दिया प्रिया की एज का डबल प्लस जया की एज 48 साल। तो आपसे क्या पूछिए यहां पे, प्रिया जया की प्रेजेंट एज का योग, यानी कि P प्लस जे आपसे पूछा है ना। दो करेक्टर और ला दिया, कौन करेक्टर ला दिया, संजय और मोहित, है ना। संजय और मोहित की एज का योग कितना है बताओ बच्चों, 46 साल दिया है। संजय और मोहित की प्रेजेंट एज का योग कितना है 46 साल। ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला है सवाल।
अच्छा संजय क्या है, संजय की जो एज है वो प्रेजेंट में जया की एज का दुगुना है। तो संजय की जो एज है वो जया की एज का दुगुना, यानी कि ट्वाइस ऑफ जया है। समझ में बात, आप बोलोगे आंसर। और मोहित की जो प्रेजेंट एज है प्रिया की प्रेजेंट एज से 4 साल ज्यादा है। तो मोहित की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, प्रिया से 4 साल ज्यादा, यानी कि P प्लस, यानी कि इनको जोड़ के कितना आएगा, इनको जोड़ के 46 आना चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2J प्लस P बराबर 42। तो क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। कोई दिक्कत बच्चों यहां पे, ट्वाइस ऑफ जया प्लस प्रिया बराबर 42। आपसे पूछा है प्रिया और जया की प्रेजेंट एज का योग, तो इन दोनों इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व भी करना है। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ देना है भैया। नहीं दिखा कि आपको यहां पे दोनों की अलग अलग एज निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें दोनों की एज का सम निकालना है। तो वो जल्दी निकल रहा है तो वही जल्दी निकाल लो। अगर जोड़ूंगा 2P प्लस P 3P, J प्लस 2J 3J, यानी कि प्रिया और जया की एज का 3 गुना, डायरेक्ट कितना आ जाएगा 90। तो 3 से 90 कितनी बार, 30 बार। तो प्रिया जया की प्रेजेंट एज का योग आ गया, ठीक है ना। तो कोई सवाल देखने में बड़ा और कॉम्प्लिकेट लगता है, लेकिन करने पर वो खुशी हो जाता है। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 19। एक विक्रेता 65% लॉस पर गेहूं बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह बताए गए वजन से 70% कम वजन का उपयोग करके बेईमानी करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। देखो, एक सेलर ये कह रहा भाई साहब मैं 65% लॉस पे गेहूं बेच रहा हूं। 65% का मतलब होता है 13/20, फ्रैक्शन में कर लो कन्वर्ट, यानी कि 20 रुपए किलो का गेहूं गांव से खरीद के ला रहा हूं, तो 13 कम दुकान पे 7 का बेच रहा हूं। 20 रुपए का गेहूं 7 में बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी मुनाफा कमा रहा है दुष्ट, क्योंकि वो 70% कम वजन का उपयोग करता है। 70% यानी कि समझ रहे हो, 7/10। अगर कोई कस्टमर उससे 10 किलो गेहूं मांगेगा तो 10 किलो नहीं देता, वो 10 किलो से 7 किलो कम, यानी कि कितना देता है, केवल 3 किलो। तो 3 किलो गेहूं दिया कस्टमर को, पैसा ले लिया 10 किलो का। तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा इन दोनों का सक्सेसिव, सीधी सीधी गुणा। 10 से 20 कितनी बार, तो 2/6 रेशियो। अल्टीमेटली 6 का समान 7 में का प्रॉफिट हुआ 1/6, जिसको कह सकते हैं हम 16.66%, पहला ऑप्शन, ठीक है ना बच्चों। आइए, एक त्रिभुज की भुजाएं 36, 85, 77 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक मामूली सा सवाल। इस तरह के जो आपके पेपर में लगातार सवाल आ रहे हैं सब ट्रिपलेट पे बेस्ड हैं, ट्रिपलेट याद कर लो। और बड़े बड़े ट्रिपलेट 36, 77, 85, 30 जो है 39 जो है 80, 89 है ना, 65, 72, 97, ठीक है बच्चों, 28, 45, 53, ये बड़े बड़े ट्रिपलेट हैं, इन पे सवाल आ रहे हैं, इनको याद कर लो। तो ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, 36, 85, 77 समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, जिसमें 85 क्या 90 डिग्री बनाने वाले, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड है सबसे बड़ी हाइपोटेनस, ठीक है। तो समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं क्या है, 36 और 77। और किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए था, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली दोनों भुजाओं की गुणा। तो 2 से 36 कितनी बार चला जाएगा, 18 बार, ठीक है ना। तो एंड में क्या आएगा, 6, ठीक है। 18, 80, 1440 होता है, उससे छोटा ही आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन, ठीक है। आइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 21, जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर में आया है, करो। रमन की इनकम कितनी है बच्चों, 34,000। अपनी इनकम का रमन 28% बचत करता है। इनकम 11% बढ़ती है, खर्चा कितना बढ़ जाता है, 30%। तो उसकी बचत में डैश क्या होगी, बचत इंक्रीज डिक्रीज पूछा है कि बचत कितनी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, आंसर बताना है रुपए में। आपका पेपर थोक के भाव में भरा पड़ा है ऐसे सवालों से, ठीक है ना बच्चों। देखो कई सारे तरीके हैं, पहले तो चाहे आप ये पता लगा लो कि बचत में कितना परसेंटेज चेंज आया है ना, फिर उसको रुपए में बदल लीजिए, या फिर सीधा ही रुपए निकालिए। देखो यहां पूछा है बचत में बदलाव, बचत क्या होता है, इनकम माइनस खर्चा। भाई यहां आदमी की इनकम भी बढ़ रही है, खर्चा भी बढ़ रहा है,
तो जितनी इनकम बढ़ी है, जितना खर्चा बढ़ा है, अगर वो घटा दोगे तो बचत में चेंज आ जाएगा। मान लो आपकी कमाई बढ़ गई दिन की 10 रुपए, 10 रुपए आपकी इनकम बढ़ गई, आपने खर्चा भी 7 रुपए बढ़ा दिया, तो आपकी बचत भी 3 रुपए बढ़ जाएगी घर की, है कि नहीं? वही है। तो बस आप ये पता लगाओ कि आदमी की इनकम बढ़ी कितनी है, चेंज निकाल लो। इनकम 34 आ रहा है, इनकम कितनी बढ़ गई? 11%। तो आदमी की जो इनकम इंक्रीज हुई है वो है 34,000 रुपए का 11%। अब आप ये पता लगाओ कि आदमी खर्च कितना है। 34,000 रुपए इनकम है, तो सवाल पहले कह रहा है कि बचत कर रहा है कितनी बच्चे? 100% में से कितनी बचत? तो खर्चा कितना कर रहा है? 34,000 रुपए का 72% तो खर्च ही कर रहे हैं क्या उसका खर्चा। अब खर्चा कितना बढ़ता है? खर्चा 30% बढ़ जाता है। खर्चा इसका 30% खर्चा कितना बढ़ गया? 30%। 30% मतलब 0.3, समझे ना बच्चों? 30% मतलब यानी कि 30/100.3। तो उसकी बचत कितनी बड़ी होगी मेरे प्यारे भाई? बचत में चेंज क्या आएगा? घटा देंगे, है कि नहीं बच्चों? तो देखो 34,000 तो सीधा कॉमन ही है। आपको सिंपल ये देखना है कि ये क्या है, 11%, और ये कितना है 72,216 यानी कि 21.6। बात आई समझ में ना? तो 11 में से अगर आप 21.6 घटाओगे तो कितना आएगा? 10.6। लेकिन किसका आएगा? माइनस का। ऐसा चिन्ह समझे होंगे ना ये बच्चों? ठीक है, या पहले ही परसेंटेज भी निकाल सकते थे। तो 10.6 आ गया, माइनस 10.6 ना, 11 और माइनस ये आपका आ गया 21.6, तो माइनस 10.6। तो फाइनल आंसर कैसा आया है बेटे? फाइनल आंसर कैसा आया है? निगेटिव, है ना? अगर फाइनल आंसर आपका निगेटिव आया है तो अपन लोग ये कह सकते हैं कि बचत घट गई है, यानी कि इंक्रीज नहीं हुई है। तो आंसर ए ऑप्शन नहीं हो सकता और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो या तो ऑप्शन बी होगा या डी। अब 34,000 का ये लगभग 10% ही है, तो 3400 के करीब ही आएगा, यानी कि 5600 के करीब तो नहीं आ सकता। तो आंसर क्या रहा फिर? बी ऑप्शन। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? ये भी एक स्टेप का सवाल है जो बहुत पॉपुलर है इस टाइम बच्चों के बीच में। सवाल हम करेंगे प्यारे दोस्तों यहां पर 22। बहुत जरूरी सवाल है ये। रेलवे ने केवल नाम बदले हैं और ये सवाल कई बार पूछा है। करो जी। सिफा किसी काम को 28 दिन में कर सकती है, सिफा आफिया मिलकर 20 दिन में, सिफा आफिया और मरियम मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। सिफा और मरियम मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? हालांकि 28, 10, 35 की शकल देख के आप आंसर ये और ये तो नहीं बता पाओगे, है ना? ठीक है बच्चों, अभी बताते हैं। देखो ध्यान सुनिएगा। सिफा एक काम को कितने दिन में करती है? 28 दिन में। सिफा और आफिया वो कितने दिन में करती हैं भैया? 20 दिन में। और तीनों लड़कियां सिफा, आफिया और मरियम, ये तीनों मिलकर कितने दिन में करती हैं? 10 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे पहले, ठीक है? 10 और 20 का 20 आ गया, 20 और 28 में 7 और ले लेते हैं, 20 7 140, यानी कि एलसीएम आ गया 140 टोटल वर्क। तो जो भी आंसर आएगा 140 का ही बच्चा आएगा, इसलिए ये ऑप्शन मैंने 39 और 41 हटा दिए, है ना? तो सिफा 140 कुर्सी 28 दिन में बनाते, एक दिन में कितना बनाएगी? 5। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7। और तीनों की एफिशिएंसी 140/10 14। आई ना बात समझ में? हमें इस साल बेसिकली सिफा और मरियम की एफिशिएंसी निकालने। देखो सिफा एक दिन में कितना काम करती है? 5, ठीक है? मरियम की निकालेंगे। अच्छा, सिफा प्लस आरफा कितना करती हैं? सिफा प्लस आरफा 7 है, तीनों लोगों की 14 है, तो मरियम की कितनी भी आ गई? 7 आ गई। सिफा प्लस आरफा के साथ मरियम के साथ 7 7 14 तीनों की एफिशिएंसी, यानी कि सिफा और मरियम काम करेंगे कितना? 5 7 12 एफिशिएंसी के साथ। तो 140 यूनिट काम करने में 12 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगेगा? डिवाइड कर देंगे, इससे जाएगा 4 से, यानी कि 35/3 दिन। क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला आ गया, ठीक है ना? आगे सवाल नंबर 23वां। 393 और 401 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए, है ना? 393 और 401 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं और इन दोनों को भी इंक्लूड करके बताओ, ये सवाल है।
प्राइम नंबर समझते हैं, ये बहुत ज्यादा आ रहा है नंबर सिस्टम है रेलवे में, जो एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं मेरे भाई। तो 393 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 से कट रहा है। 394 इवन नंबर है, नहीं हो सकता। 395 5 से कट जाएगा, एंड में 5 आ रहा है। 396 ये भी 2 से कट जाएगा। 397 ये सड़ा हुआ सा नंबर लग रहा है, ये प्राइम हो सकता है, इसको लिख लेते हैं। 398 2 से कट जाएगा, खत्म है ना। 399 3 से कट जाएगा, 399। फिर उसके बाद 400 फिर उसके बाद 401 भी सड़ा हुआ नंबर है, लिख लेते हैं। यानी कि प्राइम नंबर या तो 1 आएगा या 2 आएगा, ये तो आएंगे नहीं, ठीक है ना। ये तो अब 5 सेकंड का काम था ये तो। अब हमें चेक करना है कि 397 प्राइम है भी कि नहीं। जैसे 397 मेरे प्यारे भाई, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 से नहीं कट रहा है ना, इनको पहचानने में मुश्किल हो रही है प्राइम नंबर। तो आप ये देखो 397 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है। 397 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 19 का। 19 का स्क्वायर 300। तो ये जो संख्या है या तो 19 से या उससे छोटे प्राइम नंबर से कटेगी, ठीक है। 19 दूनी 38 नहीं कट रहा, 17 दूनी 34 57 नहीं कट रहा, 13 तिया 39 नहीं, 11 से नहीं, 7 से 7 पंजे 35 नहीं, यानी कि किसी से नहीं कट रहा, ये प्राइम नंबर है। समझ में आया ना। 401 के करीब कौन से प्राइम नंबर का? 19 का। 19 दूनी 38 21 बच गया, 17 दूनी 34 61 बच गया, 13 तिया 39 11 बच गया, 11 से भी नहीं कट रहा, 7 से भी ये नंबर नहीं कट रहा, 7 पंजे 35 हो गया ना, 5 1 है ना, यानी कि किसी से नहीं कट रहा। 4 1 5 ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों ही प्राइम आ गए। तो आंसर क्या है? समझ में आया ना बच्चों। ये टेक्निक है, आप इसको दिमाग में कर सकते हो, लिखना नहीं है। सवाल नंबर आपके सामने 24। एक संख्या में 60% की वृद्धि करने पर क्या आता है? 3610 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चे। संख्या देखो, संख्या तो बड़ी दूर दूर है ऑप्शन में, तो ऐसे सवाल वो कैसे बनाएंगे ऑप्शन से? भाई एक संख्या को 60% बढ़ाने के बाद 3610 आ रहा है, नहीं कि पहले से संख्या 3610 से कम होगी, 3610 से कम होगी, यानी कि आंसर नहीं है। बोलो, अगर ये आंसर मानते हैं, अगर आप इसको 60% बढ़ाओगे, 60 क्या 100% भी बढ़ाओ तो भी 3600 ना पहुंचे, इसका दुगुना भी कर दो तो, यानी कि ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बचा फिर? ये बचा, ठीक है। ऐसे बहुत ढेरों सवाल आ रखे हैं, सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं। भाई संख्या को कितना बढ़ाते हैं हम लोग? 60%, यानी कि 3/5, यानी कि अगर संख्या की इनिशियल वैल्यू 5 थी तो 5 से कितनी हो गई? आपको संख्या 60% बढ़ाने वाले फाइनल वैल्यू दे रखे 8 की वैल्यू 3610, और आप क्या निकाल लो? 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। सवाल नंबर 25, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। मैंने सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है ना, अपनी क्रिएटिविटी लगा के। आपको एक इक्वेशन दे रखे, शकल से पता लग रहा है कैसी क्यूबिक इक्वेशन है ना। यहां पे पावर 3 है ना, इसके रूट अल्फा बीटा गामा, इसके 3 मूल हैं अल्फा बीटा गामा। तो आपसे पूछा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, सेम सवाल आया हुआ, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है पेपर में, ठीक है ना। पहली बात तो आपको इसका ही मतलब नहीं पता होगा कि ये चीज है क्या। सिग्मा यानी कि ग्रीक लेटर है एक, जिसका मतलब है योग, कैसे? एक जैसे पैटर्न का योग। यहां अल्फा बीटा गामा 3 रूट है, तो आपको क्या भैया? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, है ना, यानी कि आपने 2 रूट का स्क्वायर किया है, तीसरा छोड़ दिया, यानी कि अगला ही ऐसा टर्म क्या आएगा? बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा। अगला ही ऐसा टर्म क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा। ये है बेटा इस बात का मतलब, साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। अल्फा का वर्ग बीटा का वर्ग, ठीक है, गामा का वर्ग, बीटा का वर्ग गामा का वर्ग, अल्फा का वर्ग, गामा अल्फा बीटा। समझ में ना बच्चों? एक जैसे 3 टर्म बनेंगे ना, 3, उनका सबका योग है, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो अपन लोग यहां से देख सकते हैं प्यारे दोस्त, क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा कॉमन है बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा?
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है कि नहीं बच्चों? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। अगर कोई समझदार बच्चा है तो वो इस स्टेप को नहीं लिखेगा, सीधा ये जानेगा वो तो, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा यानी कि तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, ठीक है बच्चे। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो ये ए है, ये आपका बी है, ये सी है, ये डी है। क्या होती है इक्वेशन? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट आता है वो आता है माइनस डी बटा ए। क्या आएगा? माइनस डी बटा ए। तो माइनस डी बटा ए करेंगे तो क्या आएगा? -19/4। यहां क्या है? दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, इसकी वैल्यू क्या आती है? सी बटा ए। क्या आएगी? सी बटा ए। सी की वैल्यू कितनी है? -13/4। तो माइनस माइनस, यानी कि आंसर तो है नहीं, पॉजिटिव आएगा, कुछ भी नहीं कटेगा। तो क्या आंसर आ गया? पहला ऑप्शन। 4 चौक 16, 19 गुणा 13 कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। 247, ठीक है, 247/16। सबको समझ आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, ऑप्शन नंबर है ए। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल क्या है आपके सामने यहां पर? 26 रेलवे का पूछा हुआ। देखो ये सवाल तो 100% कन्फर्म ही है, ठीक है। द मीन एंड मोड ऑफ सेट ऑफ डाटा आर 47.4 एंड 61.6 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा सेट यूजिंग द इंपेरिकल फॉर्मूला। ये इंपेरिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को कर पाओगे। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला है मेरे भाई, मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। आपको यहां इस फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी दो चीज दी जाए, उसमें से तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। यहां केवल वैल्यू रखनी है। एक डेटा सेट का आपको माध्य यानी कि मीन दिया है और मोड दिया है, मीडियन पूछा है। तो मोड कितना है बहुलक? 61.6। मीडियन आपसे पूछा है, मीडियन यानी कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और मीन कितना है? यहां पे मीन कितना है? 47.4। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 47.4 का दुगना कितना हो गया? 94.8। 94.8 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 94 और 61 कितना आ गया? 4 1 5 9 6 15 155। 155 और मेरे प्यारे भाई 1.4 यानी कि 156.4 बराबर क्या आएगा? थ्राइस गुणा क्वेश्चन मार्क, इसे 3 से क्या कर देंगे? ये क्या आ गया बच्चों? मीडियन, ठीक है। एग्जैक्ट इसलिए कैलकुलेशन कर रहा हूं कि आंसर यहां पे जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स में आपको बताना है, ठीक है बच्चे। तो क्या आ जाएगा? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 0.3 एकम 3, तो अप्रोक्स 52.1 के करीब आएगा। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया ना बच्चों? आइए अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने 27। वही गिने चुने सवाल मैं आपको करा रहा हूं जिनको पेपर में दिखने की उम्मीद है। राज के पास कितने रुपए हैं? 1218। उन्होंने इसे अपने बेटों वरुण और आशीष में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 10% ब्याज दर पर इन्वेस्ट करने को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को 13-14 साल बाद समान राशि प्राप्त हुई। 13-14 साल बाद क्या मिला? सेम अमाउंट मिला, वरुण को भी और आशीष को भी। तो पूछा है राज ने कितना पैसा आशीष को दिया था। आप समझ पा रहे हैं? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फिक्स पैटर्न का सवाल है जिसमें एक शब्द आएगा सेम अमाउंट। सेम अमाउंट, ये देखते आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। राज के पास 1218 रुपए हैं, दोनों बेटे को लाओ इधर आओ। 1218 रुपए में से थोड़े पैसे वरुण को दे दिए, थोड़े आशीष को दे दिए। बोला खर्च कर दे तो टांगे तोड़ दूंगा, जाके इसको बैंक में जमा कर दो। बैंक उनको क्या दे रहा है? 10% का सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। तो उन्होंने अपना पैसा जमा कर दिया। लेकिन जब 13-14 साल बाद देखा है ना, वरुण को 13 साल बाद, आशीष को 14 साल बाद सेम अमाउंट मिला, ठीक है ना भाई। तो पूछा है राज ने आशीष को कितना हिस्सा दिया था। ये बात है। चलो देखो प्यारे दोस्तों, 10% ब्याज की दर कितनी यहां पे? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/, तो आप बताओ एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? ये आ जाएगा 11/10 गुना।
ये आ जाएगा 11/10 गुना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना, समझ में आया? तो प्यारे बच्चों यहां कितने का गैप है? 13 और 14 साल में 1 साल का गैप है ना, टाइम का आपको गैप देखना है। तो ये गैप 1 साल का है, तो इसकी पावर क्या करोगे आप? 1। अगर गैप 2 साल का होता पावर 2 करते, गैप 3 साल का होता पावर 3 करते, गैप 4 साल का होता पावर 4 करते, ठीक है ना बेटे? तो क्या आ जाता आपका अमाउंट इस सॉरी आशीष और क्या नाम है, राज है, राज ने वरुण और आशीष के बीच पैसा इस रेशियो में ही बांटा होगा। गैप 1 साल का है, पावर 1 करना है, 2 साल का है, पावर 2 करना है, सिंपल कंसेप्ट है। अब मेरे भाई ये भी तो देखना है कि उसने वरुण को कितना दिया होगा और आशीष को कितना दिया होगा मेरे भाई। तो ये बताओ प्यारे दोस्तों, वरुण को कितना पैसा बांटा गया है और आशीष को मेरे दोस्तों कितना पैसा बांटा गया है। देखिए जो बड़ा बेटा है, जो है बड़ा बेटा, उसको मेरे दोस्तों कम मिलेगा। तो बड़े बेटे को क्या करना होता है? सब्र करना होता है, और छोटे बेटे को आप पैसा बांटते हैं। ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट। तो बड़े बेटा जो है वो कौन सा है? आशीष। आशीष को 14 साल बाद और वरुण को 13 साल बाद अमाउंट जो है बराबर मिल गया, ठीक है ना बच्चों? तो यानी कि आशीष को 14 साल बाद, वरुण को 13 साल बाद, तो आशीष के पास टाइम ज्यादा है ना, तो आशीष को पैसा कम दिया जाएगा। और वरुण के पास समय कम है 13 साल, तो वरुण को पैसा थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा, यानी कि पैसा बांटा जाएगा वरुण और आशीष के बीच किस अनुपात में? 11:10 के रेशियो में। ये डायरेक्ट आ गया। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो इस ट्रिक को बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए मेरे भाई। कभी भी ऐसा सवाल आए, ये बकवास आपको बिल्कुल नहीं रखनी। ब्याज की दर कितने? 10%, 1/10। 1 साल में कितना पैसा हो जाएगा? 11/10 गुना हो जाएगा। बीच में गैप 1 साल का ही है। आशीष का 14 साल बाद अमाउंट बराबर हो रहा है वरुण को 13 साल बाद, तो आशीष की उम्र ज्यादा है 14 साल का, तो आशीष को आप पैसा कम दीजिए, वरुण को पैसा ज्यादा दीजिए। इस रेशियो में बांटा जाएगा। यानी कि जो भी आशीष का शेयर पूछा है तो कितना आ जाएगा? 10 यूनिट आउट ऑफ टोटल 21। कितने का? 1218 रुपए का। तो बताइए कितना चला जाएगा भैया? 21 पंजे 105, 16 21 8 168, यानी कि 580 रुपए। सबको बात समझ में आ गई? ये बेस्ट ट्रिक है ऐसे सवालों को करने की। आगे चलते हैं 28वां। मैंने 1200 रुपए में 2 टॉय गन खरीदी। पहली टॉय गन को 9% लॉस पर, दूसरी टॉय गन को 16% प्रॉफिट पर बेच दिया। कुल मिलाकर हमें दोनों टॉय गन पे ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। तो पहली वाली टॉय गन का कॉस्ट प्राइस क्या है? इस सवाल में पहले भी 10 बार करवा चुका हूं, ठीक है ना। सिंपल है कि भैया अगर दोनों टॉय गन को बेचने से ना लाभ हो रहा है ना हानि, इसका मतलब पहली टॉय गन का लॉस दूसरी टॉय गन के प्रॉफिट अमाउंट के बराबर होना चाहिए। मेथड 1। दूसरा, भाई प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाते हैं, किसका रेशियो आता है? सीपी का। भाई आपने 1200 रुपए में 2 टॉय गन खरीदी, खरीदने के बाद बेचा, पहली टॉय गन पे क्या लॉस हुआ? 9%। लॉस मतलब माइनस। दूसरी टॉय गन पे कितना प्रॉफिट हुआ? और दोनों टॉय गन पे मिलाकर क्या हुआ? ना प्रॉफिट ना लॉस, यानी कि ओवरऑल एलिगेशन लगाएंगे 16 माइनस 0 16, 0 में से -9 घटाएंगे, यानी कि दोनों टॉय गन के क्या आ गया? ये सीपी का रेशियो आ गया डायरेक्ट। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। यानी कि जो भी आंसर आएगा पहली टॉय गन का मूल्य 16 का मल्टीपल आएगा बच्चों, सीधा ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। और पूरा सॉल्व करना है तो टोटल दोनों टॉय गन का क्या मूल्य है? 16 9 25। पहले का 16, दूसरे का 9 25। 25 के लिए सवाल में कितनी है? 1200 रुपए। तो कितने गुना हो गया? 48 गुना। तो पहली टॉय गन का लागत मूल्य भी 16 का 48 गुना आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? यहां पे 800 से कितना कम आ जाएगा? 32 कम 768 रुपए। ठीक बच्चों, अगला सवाल दिया गया है 95 की पावर 0.53 बराबर x, 95 की पावर 0.83 बराबर y, x की पावर z बराबर y की पावर 8 है, तो z का मान इसके निकटतम होगा। यहां भी लगभग में ही आंसर बताना है। तो देखिए सवाल में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यही z आ रहा है। आपको x की वैल्यू कितनी दी है? 95 की पावर 0.53। x की जगह रख दो, x की जगह आप रखोगे 95 की पावर 0.53, तो पावर के आपस में गुणा हो जाएगी। 95 की पावर 0.53
जेड। y की वैल्यू क्या है 95 की पावर 0.83, यहां y की जगह रखेंगे तो 95 की पावर 0.83, उसकी भी होल पावर 8, तो पावर की क्या हो जाएगी आपस में गुणा, है कि नहीं बच्चों? तो दिस शुड बी इक्वल। अब यहां दोनों साइड को देखेंगे तो दोनों तरफ से बेस सेम है, क्या 90, तो पावर क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, तो जेड बराबर क्या आएगा प्यारे, दशमलव तो कट ही गया ना दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये 83 8 जा हो गया ना, 640 और 24 664, 664 बटे क्या आ गया 53, ये जेड की वैल्यू आ गई, जो कि सीधा सा दिख रहा है 10 से बड़ा आएगा, सारे ऑप्शन है। तो 53 एकम 53 क्या बच जाएगा 13, 134 हो गया ना, तो 53 दूनी 106, यानी कि अप्रोक्स 12 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आंसर है, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने 30, भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे के लिए। अनाया को 18 घंटे में 574 किलोमीटर दूर कहां पहुंचना है, हैदराबाद। 11 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चाल है 36 किलोमीटर पर आवर। अगले 136 किलोमीटर के लिए उसकी स्पीड है 34 किलोमीटर पर आवर। 18 घंटे के टाइम में हैदराबाद पहुंचने के लिए उसे अब किस स्पीड से चलना पड़ेगा, अब किस स्पीड से यात्रा करनी चाहिए। तो सवाल में कुछ नहीं, आप अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से जा रहे हो, रिमेनिंग डिस्टेंस निकालो। अनाया को कहां पहुंचना है, हैदराबाद, अपने घर से कितने समय में, लेकिन हैदराबाद कितना दूर है 574 किलोमीटर दूर। तो पहले 11 घंटे तक चलती है वो कितने की चाल से, 36 की चाल से, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी, आप 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 11 घंटे ट्रेवल करते हो, कितने डिस्टेंस जाओगे, 36 गुणा 11 396, इतने किलोमीटर आप चले गए। फिर आप जाते हो 136 किलोमीटर और 136 किलोमीटर डिस्टेंस और चलेंगे, तो अब डिस्टेंस कितनी बची जाने के लिए, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 396 में 4 जोड़ लो इधर, 400 हो गया, 432 532, सॉरी कितना आ गया 500, तो 574 में से 532 घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 42 आ गया, रिमेनिंग डिस्टेंस आ गई 42 किलोमीटर, ठीक है। 42 का रिश्तेदार एक ही ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, अब किस स्पीड से यात्रा करनी होगी, स्पीड निकालनी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। तो अब उसे रिमेनिंग कितनी डिस्टेंस जानी है 42 किलोमीटर। 18 घंटे थे उसके पास, 11 घंटे 18 में से 11 घंटे ये खर्च हो गए, 136 किलोमीटर जो गई है अगली डिस्टेंस वो गई है 34 की चाल से, तो कितना टाइम लगा होगा 136 बटे 34 4 घंटे, यानी कि 18 घंटे में से 11 घंटे ये 4 घंटे 15 घंटे खर्च हो गए, तो बचे कितने, तो 42 किलोमीटर 3 घंटे में जाना है। तो अब किस स्पीड से चलना पड़ेगा 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है ना। ठीक सवाल, कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे अगला। अगर एक बेलन के आधार की त्रिज्या 23% कम कर दी जाए, इसकी हाइट 151% बढ़ा दी जाए, तो क्या पूछा है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, और आंसर भी लगभग में बताना है। आई बात समझ में। देखो प्यारे स्टूडेंट, ऐसे सवाल बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में परेशान करने के लिए बच्चों को दिए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं निकालना होता और ऑप्शंस भी काफी दूर दूर होते हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। रेशियो से तो आप ना ही करें, कि यहाँ पे मेरे भाई इनकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी बड़ी बन जाएंगी, ठीक है ना बच्चों। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो फिक्स नंबर, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है रेडियस का स्क्वायर गुना हाइट। वॉल्यूम जो है त्रिज्या के वर्ग और हाइट पर निर्भर करता है कि नहीं बच्चों। अब रेडियस कितनी कम कर दी जाती है 23%। देखो रेडियस का स्क्वायर यानी कि रेडियस कितना 2 बार आता है, तो रेडियस हमने 23% कम कर दी, तो -23 2 बार किया गया है, और उसके बाद हाइट हमने 151% बढ़ा दी है, बढ़ाना मतलब प्लस। तो आपको बेसिकली क्या करना है, इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है, ठीक है बच्चों। देखो भाई हमें ऐसा तो है नहीं कोई एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो मैं भी अप्रोक्स करूंगा। -23 और -23 का सक्सेसिव क्या आएगा, x और y का सक्सेसिव आता है x + y + xy बटे 100, तो -23 और -23 -46, फिर इनकी गुणा करूंगा 23 गुणा ये 529 हो जाएगा,
529/100। अब 529 को 500 ही मान लो ना, 500/100 क्या आ गया, प्लस का 5 हो जाएगा ना, -23 गुणा -23 प्लस हो गया 529। तो अप्रोक्स, अरे थोड़ा जब इतने इतने परसेंट का फर्क आ रहा है तो पॉइंटों से तुम्हारा कोई ना रो रहा, ठीक है ना। अप्रोक्स कितना आ गया, -41%, ठीक है ना बच्चे। अब आपको -41 को किसके साथ कपल करना है, -41 और 151% का नेट इफेक्टिव निकालना है कि नहीं सचिन। तो उनका क्या आएगा भाई, इन दोनों का सक्सेसिव क्या आएगा, फिर से वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे x प्लस वाई करूंगा तो क्या आएगा, 151 -41 प्लस 151 110 और -41 गुणा 151 बटे, है कि नहीं बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है। हालांकि ऊपर आप देख पा रहे हैं तो कितना आ गया, 15 चौका 60, 6000 के करीब आ गया है ना, 6000 के करीब आ गया। 100 से काटेंगे तो कितना चला जाएगा, लगभग 60, 110 माइनस 60 अप्रोक्स 50% के करीब, 50% के करीब कौन सा है, ठीक है ना, समझ में आई ना बात। और ये ऐसी कैलकुलेशन है कि आप इसको मेंटली कर सकते हो, ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। आओ अगला सवाल करेंगे, और ऐसे सवाल आएंगे पेपर में। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों, क्या है यहां पर, 32 बनाइए। एक जिले की जनसंख्या कितनी है, 3,28,000, जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं। 24% जनसंख्या पढ़ी लिखी है, 34% पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अभी कराया था एक ऐसा सवाल ही ना, लेकिन ये दो 3 पैटर्न बनते हैं इस पे। देखो बहुत आसान है, एक जिले की जनसंख्या कितनी है, 3,28,000, 1,64,000 पुरुष से आधा ही तो है, 3,28,000 का आधा 1,64,000 पुरुष है, यानी कि मेल और फीमेल क्या है, बराबर, आधे मेल है आधी औरत है, मेल फीमेल का सेम है मेरे भाई। सवाल के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है, मेल प्लस फीमेल में 24% लोग पढ़े लिखे हैं, यही बात है। सवाल के अनुसार कितने परसेंट पुरुष पढ़े लिखे हैं, 34%। तो पूछ क्या रहा है, फीमेल कितने परसेंट पढ़े लिखे। जब बेस सेम है, मेल और फीमेल की संख्या सेम है, तो ये कैसे आएगा, एवरेज लेके आएगा ओवरऑल। अगर ओवरऑल 24% है, 24 से 34 10 ज्यादा है, तो यहाँ 24 से कितना 10 कम आएगा, यानी 14%। तो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, ये मेंटली हो जाता, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने 33। आपको डेटा ऑब्जर्वेशन दिया है, क्या निकालना है इसकी, माध्यिका। माध्यिका मतलब मिडिल वैल्यू। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो, जो बिल्कुल बीच की पोजीशन पे आ जाए वही क्या है, माध्यिका। पहले आप ये देख लो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 संख्याएं। अगर 11 संख्याएं, 11 एक ऑड नंबर है, तो बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा, 11 सिक्स्थ नंबर, यानी कि जो यहां पे मीडियन होगा वो सिक्स्थ नंबर होगा। आप बढ़ते क्रम में लिखो, जो छठे पोजीशन पे आएगा वही क्या होगा, मीडियन। आपको ऐसा नहीं कि आपको लिखना पड़े पूरा का पूरा, आप ना दिमाग में हटाते चलना मेरे भाई। सबसे छोटा नंबर दौड़ाओ नजर में, तो क्या दिख रहा है आपको, 24। 24 के बाद आपको दिख रहा है 26। 26 के बाद आपको दिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर चुपचाप 38। 38 के बाद दिख रहा है आपको 39। 39 के बाद आपको दिख रहा है यहां पे 43, और 43 के बाद 5 नंबर हो गए। अगला कौन सा दिख रहा है 43 के बाद, 49, यानी कि 49 आपका सिक्स्थ नंबर होगा। यही क्या है आपकी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, ऋत्विक और संजय ने मिलकर एक बिजनेस में 77,600 रुपया लगाए, ठीक है, 77,600 का बढ़िया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। साल के एंड में 19,000 के कुल प्रॉफिट में संजय का हिस्सा कितना है। तो पूछा है उनके इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, यही है। देखो प्यारे दोस्तों, जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम पे बिजनेस में। आपको जैसे सवाल में क्या पूछा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो कैसा आएगा, लाभ के अनुपात को समय के रेशियो से भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। अच्छा यहां तो इतना भी आपको मेहनत नहीं करनी होगी, यहां पे तो समय ही सेम है, यानी कि प्यारे दोस्तों सीधा जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट के रेशियो में बांटा जाएगा।
ठीक बच्चे, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली किसके, प्रॉफिट के रेशियो में ही बांटा जाएगा, क्योंकि समय जो है सेम है, 1 साल दोनों के लिए। अब देखो टोटल यहां 2 लोग हैं, ऋत्विक और संजय। टोटल प्रॉफिट हुआ मेरे प्यार भी 19,000, और 19,000 में से संजय का कितना है, 7600। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए क्या बच्चों, केवल रेशियो। आप रेशियो ले लो ना, यहां 2 जीरो कट जाएगा, फिर ये 38 से जाएगा, 38 पंजे 190 और 38 दूनी 76, यानी कि टोटल प्रॉफिट अगर 5 है तो उसमें से संजय का कितना है, टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट है तो संजय का 2 यूनिट है, तो ऋत्विक का कितना आएगा, यानी कि ऋत्विक और संजय के बीच प्रॉफिट इस रेशियो बांटा गया है। प्रॉफिट इस रेशियो बांटा गया तो इन्होंने जो पैसा निवेश किया होगा वो इसी रेशियो में किया है ना, 3-2 के रेशियो में, बात खत्म। यहां पे टोटल प्रॉफिट दिया है कितना, 77,600। टोटल आपके क्या पूछा, इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट के लिए पूछे, टोटल कितना है, यानी कि 77,600 का क्या करना है, केवल आपको बटे, तो क्या आ जाएगा 15,000, और 15,000 से बड़ा ही आ जाएगा 15,520 रुपए, क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आगे चल, आखिरी सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 35। क्या आप इस सवाल करने के लिए तैयार हैं मित्रों, है बच्चों। एक 6 अंकों की संख्या दी है, काय से कटे है, 11 से कटे है, 11 से बच जाए, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प m और n के बीच संभावित सही संबंध व्यक्त कर सकता है, यानी कि m और n के बीच क्या रिश्ता हो सकता है अगर ये संख्या 11 से कटती है, 11 से कटते तो 11 का नियम लगना चाहिए, 11 का नियम लगाओ, ऑड प्लेस के डिजिट का सम क्या आएगा, n + 4 + 6, यानी कि क्या आ गया बच्चों, n + 10, और इवन प्लेस के डिजिट का सम लगाओ, 8 + m+, यानी कि 17 + m, ये बात सही है। तो इनका डिफरेंस क्या बनना चाहिए प्यारे दोस्तों, इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का, अगर मैं इस डिफरेंस को 0 करता हूं तो बताइए क्या आएगा, n ये -m हो जाएगा, और 10 - 17 -7 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, n - m क्या आ जाएगा बच्चों, 7, ये आ जाएगा ना। अगर आप इसको करेंगे तो n - m 7 आ जाएगा, या फिर m - n -7 आ जाएगा, तो क्या आंसर है, पहला। भाई अगर आप इसमें इनका डिफरेंस निकालोगे तो n - m 10 - 17 -7 -7 को उधर भेज दो, ठीक है भाई। आप इसको या माइनस से गुणा कर देंगे तो m - n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का, कौन सा ऑप्शन हो गया जी, पहला ऑप्शन। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये 35 सवालों का बेहतरीन सेट समाप्त होता है। आपने यहां कितने सवाल ठीक कर लिए खुद से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है भाई, कि सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे जब आप जाओगे तो यहां जो प्लेलिस्ट है बहुत खतरनाक प्लेलिस्ट है, पता नहीं आप क्यों नहीं पढ़ते हो। रेलवे के जो पेपर हुए एनटीपीसी के सीबीटी 1 के दोनों के टॉप 100 सवाल, और ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 के बेस्ट 30 सवाल, ठीक है ना। इसमें एक प्रॉफिट लॉस का सवाल है, वो 100% आएगा बेटा। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % अधिक है, ना आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक बेटे। एमपीसीपी से कितना % अधिक है, सक्सेसिव वाला करके जाना, ठीक है बच्चों। चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम करेंगे कल, बाय।